हम लोग शेरशाह को देख रहे थे। शेरशाह में अभी कुछ क्वेश्चन बाकी थे, शेरशाह को देखेंगे। शेरशाह ने अपने समय में, शेरशाह ने अपने समय में अनेक पुरानी सड़कों, अनेक पुरानी सड़कों की मरम्मत कराया तथा अनेक नई सड़कों, अनेक नई सड़कों का निर्माण किया। शेरशाह अपने समय में जब वो गद्दी पर बैठता है तो अनेक पुरानी सड़कों की मरम्मत कराया तथा अनेक पुरानी सड़कों या कई सड़कों का निर्माण किया, जिसमें से 4 सड़कें महत्वपूर्ण थी। जैसे आपका सोनार गांव बंगाल से सिंधु तक, जिसे हम सड़के आजम, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, उत्तरा पथ मार्ग और शेरशाह के समय में शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। जो दूसरा था रोड वह था आगरा से जोधपुर तक, जो तीसरा था वह था आगरा से बुरहानपुर तक और जो चौथा था वह था लाहौर से मुल्तान तक। अनेक सड़कों का निर्माण, अनेक सड़कों का निर्माण जो है कराया। और शेरशाह ने इन महामार्गों के किनारे प्रत्येक कोस पर शेरशाह ने महामार्गों के किनारे प्रत्येक 2 कोस पर 1700 सराय, 1700 सराय मतलब होता है ठहरने का स्थान, रुकने का, विश्राम करने का विश्राम स्थल, ठहरने का स्थान जो है बनाया। और प्रत्येक सराय पर ढाबा, पुलिस चौकी, डाकघर आदि का निर्माण करवाया। और महामार्गों के किनारे शेरशाह सूरी ने महामार्गों के किनारे छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष और पानी पीने के लिए राजकीय कुओं का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी सड़कों का निर्माण कराया। उस सड़कों महामार्गों के किनारे प्रत्येक 2 कोस पर 1700 सराय का निर्माण कराया, जो यात्रियों को ठहरने के लिए एक मुख्य स्थान होता था। ढाबा बनवाया खाना खाने के लिए,
पुलिस चौकी चौकी बनवाया शिकायत दर्ज करने के लिए, डाकघर बनवाया पत्र का आयात निर्यात के लिए, तथा महामार्गों के किनारे छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष तथा पानी पीने के लिए राजकीय कुओं का निर्माण कराने वाला कौन शासक था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी था। कभी का उस क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा शासक था जो पानी पीने के लिए कुओं का निर्माण, राजकीय महामार्गों का निर्माण, राजकीय कुओं का निर्माण, छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष, ढाबा, सराय, पुलिस चौकी, डाकघर का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो रहेगा आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। कुछ विद्वान शेरशाह सूरी पर टिप्पणी लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में कहते हैं। उन विद्वानों में डॉक्टर कानून गो एक विद्वान है, इतिहासकार हैं, डॉक्टर कानून गो। डॉक्टर कानून गो के अनुसार डॉक्टर कानून गो के अनुसार शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कें, शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कें शरीर रूपी राज्य में धमनी का कार्य करती हैं। डॉक्टर कानून गो कहते हैं कि शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कें शरीर रूपी राज्य में धमनी का कार्य करते हैं। अर्थात जो सड़क है जब इस पर चला जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रक्त धमनियों में दौड़ता है, वैसे लोग सड़कों पर चल रहे हैं। शेरशाह सूरी अपने समय में सड़कों का इस तरीके से निर्माण जो है करवाया कि लोग जो चलते थे उनको एहसास नहीं था कि हम सड़क पर चल रहे हैं या किसी ऐसे स्थान पर जो प्लेन तरीके से हो। अब्बास खां सिरवानी के अनुसार, दूसरे इतिहासकार हैं, अब्बास खां सिरवानी के अनुसार, अब्बास खां सिरवानी कहते हैं कि यदि कोई महिला, यदि कोई बुजुर्ग महिला अपने आभूषणों को, अब्बास खां सिरवानी के अनुसार यदि कोई वृद्ध महिला शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कों पर, शेरशाह द्वारा बनवाई गई रक्त धमनी रूपी सड़कों पर वह वृद्ध महिला यदि अपने पूरे आभूषण के साथ आभूषण को सर पर रखकर यदि वह अकेले इस महामार्ग से निकल रही है, जा रही है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके आभूषणों को छीन ले। जो महिला सर पर अपने आभूषण को लेकर चल रही है और आभूषण पूरी तरह से सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ यही निकलता है कि शेरशाह का शासनकाल
बाहरी आक्रमण, डकैती, चोरी, लूटमार आदि से मुक्त था। अर्थात इसका जो प्रशासन था वह कड़ा प्रशासन था, वह ऐसा प्रशासन था कि जहां पर चोरी, हत्या, डकैती, लूटमार किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चाहे जो व्यक्ति, यहां तक कि वृद्ध महिला, यदि वह अपने सभी आभूषणों को अपने सर पर रख करके वह महामार्गों पर चल रही है, अकेले चल रही है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके आभूषणों को स्पर्श कर दे या टच कर दे या छू ले। अर्थात शेरशाह का प्रशासन पूर्ण रूप से कड़ा प्रशासन था। अब्बास खां शेरवानी के अनुसार यदि कोई वृद्ध महिला अपने सभी आभूषणों को अपने सर पर रखकर चल रही है तो किसी को उसके आभूषण को छूने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये था दो, डॉक्टर कानून गो के अनुसार और डॉक्टर अब्बास खां शेरवानी के अनुसार यह शब्द क्यों उल्लेख किया गया है, अर्थात इसका प्रशासन, इसका शासन बहुत ही सुडील तरीके से कड़ा था। आगे देखते हैं कि आर्थिक प्रशासन शेरशाह का आर्थिक प्रशासन, शेरशाह के आर्थिक प्रशासन को देखते हैं। शेरशाह सूरी फिरोज शाह तुगलक के पश्चात शेरशाह सूरी फिरोज शाह तुगलक के पश्चात किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक था। यदि पूछा जाए कि शेरशाह सूरी किस शासक के बाद किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक था, तो शेरशाह सूरी फिरोज शाह तुगलक के बाद किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक था, सबसे बड़ा शुभचिंतक था। इसने कृषि योग्य भूमि का नाप कराकर कृषि योग्य भूमि का नाप करा करके उत्पादकता के औसत के रूप में कृषि योग्य भूमि का माप कराया और उत्पादकता के औसत के रूप में लगान 1/3 भाग तय किया। लगान को कितना भाग तय किया? 1/3 भाग तय किया। फिरोज शाह तुगलक के समय के बाद, फिरोज शाह तुगलक के समय के बाद या फिरोज शाह तुगलक के बाद शेरशाह सूरी किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक था और फिरोज शाह तुगलक के बाद इसने कृषि योग्य भूमि का माप कराता है और उस भूमि का माप कराने के बाद लगान को निर्धारित करता है और लगान के निर्धारण के बाद लगान को 1/3 भाग के मूल्य पर तय करता है। यह किसकी नीति थी?
शेरशाह सूरी की नीति थी कि लगान को हम 1/3 भाग पर तय करेंगे। और इस लगान की पद्धति क्या थी? इस लगान की पद्धति रैयतवाड़ी थी। अब एक शब्द आता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? तो रैयतवाड़ी की शुरुआत टॉमस मुनरो ने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉमस मुनरो, अंग्रेज शासक टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी की शुरुआत की थी। ये आपका रहेगा आधुनिक भारत में। लेकिन आधुनिक भारत से पहले फिरोज शाह तुगलक के समय में से ही रैयतवाड़ी जो है शुरू की गई थी। लगान की पद्धति क्या होती थी? रैयतवाड़ी थी। लगान की पद्धति रैयतवाड़ी थी। इसके द्वारा सीधे लगान राजकोष में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसके द्वारा लगान सीधे लगान राजकोष में जमा किया जाता था। राजकोष में जमा किया जाता था। देखते हैं कि इसने पहले कि यह जो है फिरोज शाह तुगलक के बाद किसानों का शुभचिंतक था। एक कृषि योग्य भूमि का माप कराता है। भूमि के माप कराने के बाद 1/3 लगान को निश्चित करता है। और लगान की जो पद्धति थी, पूछा गया क्वेश्चन कि जब शेरशाह सूरी 1/3 भाग लगान का निर्धारण किया तो वह किस पद्धति पर लगान का निर्धारण किया था? तो आंसर आपका रहेगा रैयतवाड़ी पद्धति पर यह लगान का निर्धारण किया था। और इसने जो है किस नीति के तहत, या यह रैयतवाड़ी जो था वह सीधे कहां पर जमा होता था? तो यह जो रैयतवाड़ी था वह सीधे लगान राजकोष में। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधे तौर पर यह कहां जमा होता था? तो यह सीधे तौर पर राजकोष में जमा होता था। और इसे जमा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि आपका जो लगान है वो 1/3 कर दिया गया है और आप रैयतवाड़ी पद्धति के तहत लगान को सीधे राजकोष में जो है जमा करें। तो देखते हैं थोड़ा सा कि शेरशाह सूरी महामार्गों के किनारे प्रत्येक 2 कोस पर 1700 सराय अर्थात ठहरने का स्थान बनाया, ढाबा बनवाया, पुलिस चौकी बनवाया, डाकघर बनवाया, महामार्गों के किनारे छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष और यात्रियों को, राहियों को या जो पर्यटकों को पानी पीने के लिए सरकारी अर्थात राजकीय कुओं का निर्माण कराया। ऐसा पहला शासक था शेरशाह सूरी। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार यदि कोई कि शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़कें शरीर रूपी धमनी अर्थात जो राज्य है, राज्य को शरीर बताया है और सड़कों को धमनी का से तुलना किया है कि राज रूपी शरीर में धमनी का कार्य जो है करती हैं शेरशाह सूरी की राजमार्ग या सड़कें अर्थात जो इनकी सड़कें हैं
वह बिना रुके टुके चलती रहती है। अब्बास खान शेरवानी कहते हैं कि यदि कोई वृद्ध महिला इन महामार्गों से, रास्तों से निकल रही है, जा रही है, तो यदि वह अपने सभी आभूषण को अपने सर पर रख करके चल रही है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके आभूषण को छीन ले या लूट ले। अर्थात शेर शाह सूरी का जो शासन था वह जो है मुख्य रूप से कड़ा प्रशासन या शासन। आर्थिक प्रशासन में देखेंगे कि शेर शाह सूरी फिरोज शाह तुगलक के पश्चात किसानों का शुभचिंतक था, सबसे बड़ा शुभचिंतक था। इसने कृषि योग्य भूमि की माप करा के लगान को 1/3 भाग पर निर्धारित किया और लगान की पद्धति क्या रखी थी, रैयतवाड़ी, और किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि वह लगान को सीधे राजकोष में जमा करें। आगे देखते हैं, शेर शाह सूरी द्वारा 3 करों को लगाया गया। पूछता है कि शेर शाह सूरी जो है कितने करों को लगाया, तो शेर शाह सूरी ने 3 कर लगाया था। शेर शाह सूरी ने पहला कर लगाया था जरीबाना, लगान का 2.1/2%। दूसरा है महातिलाना, जो महासिलाना था वह लगान का 5%। और तीसरा था दुर्भिक्ष कर, यह था लगान का या उत्पाद का 2.1/2%। उत्पाद का 2.1/2% किसके रूप में? अनाज के रूप में। अनाज के रूप में था। यह किसके रूप में था? अनाज के रूप में था। तो शेर शाह सूरी ने अपने समय में कितने प्रकार के कर लगाए? तो करों की संख्या आपको अभी जो बताया गया, 3 प्रकार के कर लगाए गए। पहला था आपका जरीबाना, जो लगान का लगभग 2.5%। दूसरा था महासिलाना, जो लगान का लगभग 5%। और तीसरा था दुर्भिक्ष कर, जो उत्पाद कर था। उत्पाद कर था जो 2.5% था, और यह था अनाज के रूप में। जो पूछता है सबसे अधिक क्वेश्चन, वो पूछता है दुर्भिक्ष कर। और आपको दुर्भिक्ष कर याद रखना है कि दुर्भिक्ष कर किससे संबंधित है? तो दुर्भिक्ष कर आपका है अकाल से संबंधित। जब अकाल पड़ते थे, जब अकाल पड़ते थे तो उसी समय यह कर लगाया जाता था, और यह अकाल में फसलें नष्ट होती थी, सूखा पड़ता था, टिड्डियों का प्रकोप था, पक्षियों का प्रकोप था, वर्षा का प्रकोप था। अधिक वर्षा होती थी तब पर भी फसल नष्ट होती थी, नहीं वर्षा हुई तब पर भी जो है फसल नष्ट हुई। टिड्डियों का झुंड बैठा, जो फसल नष्ट हुई, या कुछ ऐसी आपदा हुई, ओला वृष्टि हुई, अर्थात जो है दुर्भिक्ष कर के रूप में अनाजों पर लगता था। बंगाल में दुर्भिक्ष कर 1843 का जो दुर्भिक्ष कर था वो सबसे भयंकर था, जहां पर
धान की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। तो ये जो दुर्भिक्ष कर है यह मुख्य रूप से फसलों पर था। तो शेरशाह ने अपने समय में अनाजों पर कौन सा कर लगाया था? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह के जो है समय में 2.2% उत्पाद कर किस पर लगाया गया था? अनाजों पर था। या इसी को जो है बदल देगा कि शेरशाह सूरी के समय में अनाज पर कौन कर लगता था? जरिमाना था, महासिलाना था, दुर्भिज था या कोई अन्य था? तो आपको यहां पर बताना है कि जो दुर्भिक्ष कर था वह मुख्य रूप से अनाजों पर था, जो उत्पाद का 2/1/2 2/1/2 था। तो ये था जो है शेरशाह सूरी द्वारा लगाया गया जो है 3 प्रकार के जो कर थे वह शेरशाह सूरी ने जो है लगाए थे। इसके बाद देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने राज्य और कृषकों के हित के बीच संतुलन स्थापित किया। जब यह कर लगाया तो शेरशाह सूरी ने राज्य और व्यक्ति के बीच राज्य और व्यक्ति के हित को देखते हुए इसने जो है संतुलन स्थापित किया। और संतुलन स्थापित किस लिए किया कि जो कृषक हैं या किसान हैं उनके हित में कुछ न कुछ होना चाहिए। और इसी के लिए उसने एक नीति अपनाई। पहली नीति थी इसकी पट्टा। पट्टा क्या था देखते हैं। पट्टा जो था यह राज्य द्वारा कृषकों को दिया गया, यह राज्य द्वारा कृषकों को दिया गया भूमि का अधिकार। राज्य द्वारा कृषकों को दिया गया भूमि का अधिकार। इसमें कृषक का नाम सबसे मोस्ट पॉइंट, कृषक का नाम, पता, कृषि का रजबा, खेती का रजबा, इसे बोलते हैं रकबा भी बोलते हैं, रकबा या रजबा, कृषक लगान का विवरण और कृषक लगान का विवरण। पट्टा पूछता है कभी कभी किस शासक के समय में पट्टा, किस शासक के समय में पट्टा का उल्लेख किया गया है, पट्टा शब्द का उल्लेख किया गया है? तो शेरशाह सूरी के समय में। पट्टा किसको दिया जाता था? कृषकों को, व्यापारियों को, जमींदारों को या राजा के पुरोहितों को? तो कृषकों पर टिक करिएगा, खेती के लिए था। पट्टा में क्या क्या नहीं होता था या इनमें से कौन नहीं था? जो कृषक का नाम, कृषक का पता, कृषक के भूमि का रकबा और उसके पुत्र का नाम। तो उसके पुत्र का नाम का उल्लेख नहीं है। क्या क्या है? पहला है जो कृषक का नाम होना चाहिए, दूसरा है उसका एड्रेस होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसकी खेती का रकबा कितना है वो होना चाहिए,
और उस रकबे से हमें कितना लगान लेना है, ये चार चीजें इसमें होनी चाहिए। आपको बहकाने के लिए, आपको हटाने के लिए दे सकता है। इनमें से कौन शामिल नहीं था? शेरशाह सूरी के समय में पट्टा में किसे शामिल नहीं किया गया था, या कौन कौन शामिल था या नहीं किया गया था? तो कृषक का नाम, एक कृषक का पता, एक कृषि का रकबा, इसका लगान, कुछ और नाम दे देगा, कुछ और शब्द डाल देगा, तो इस चार के अलावा जो डालेगा वो नहीं रहेगा। तो पट्टा किसको था? कृषकों को था। पट्टा किसको था? जो कृषकों को था। और उसमें कृषक का नाम, पता, जो कृषि का रकबा और लगान का विवरण, कितना लगान लिया जाएगा, यह जो है शेरशाह सूरी के समय किसानों के लिए होता था। दूसरा था आपका कबूलियत। यह कबूलियत क्या था? कबूलियत यह किसान द्वारा राज्य को दिया जाने वाला, किसान द्वारा राज्य को दिया जाने वाला कर का कबूल पत्र। कर का कबूल पत्र था। कर का कबूल पत्र। इसमें शेरशाह कहता है कि हम किसानों के शुभचिंतक हैं और उनके बीच, राज्य और किसान के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा। उस उपाय के लिए पट्टा और कबूलियत जो है प्रथा को लागू किया। पट्टा में राज्य को दिया जाने वाला एक भूमि का अधिकार था, नाम, पता, खेती का रकबा और कृषि का लगान निर्धारित होता था। जो कबूलियत था, यह किसान द्वारा राज्य को दिया जाने वाला कबूल पत्र था। हम जब लगान को जमा जो करते हैं तो एक पावती मिलती है, और उस पावती को हम दिखाते हैं कि हमारा यह, हमने अपने अधिकार का, अपने मेहनत का जो अंश आपके राज्य कोष में जमा किया है, इसका जो है प्रमाण पत्र ये है। अर्थात यह था आपका कबूल पत्र, जो शेरशाह सूरी द्वारा लगाया गया था। तो इसमें जो है, यह जो है किसानों के शुभचिंतक थे। इसने जो है पट्टा और कबूलियत जो है प्रथा को लागू किया। अब हम लोग देखते हैं अब शेरशाह का जो है सैन्य प्रबंध। शेरशाह का सैन्य प्रबंध। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई शुरू की गई दाग और हुलिया। अलाउद्दीन को जब पाया गया था, इसमें उल्लेख किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई दाग और हुलिया। दाग और हुलिया प्रथा को भी जारी किया। इसने जो है दाग और
हुलिया जो है प्रथा को भी जारी रखा, उसमें कोई सुधार, कोई समाप्ति, किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, बल्कि अपनी तरफ से एक नई व्यवस्था, अपराध के लिए अस्थायित्व सिद्धांत को, अपराध नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। एक नई व्यवस्था उत्तरदायित्व सिद्धांत को लागू किया। इसने जो है हुलिया और दाग प्रथा को वैसे के ही वैसे ही रखा। उसमें कोई प्रकार की कोई शिकायत, कोई समस्या, कोई समाधान, कोई नियम, अन्य कानून नहीं लगाया और अपने तरफ से एक नई व्यवस्था, शेरशाह सूरी अपनी तरफ से एक नई व्यवस्था, उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया। शेरशाह सूरी जानता था कि यदि हम किसी भी व्यवस्था में किसी प्रकार कोई व्यवधान करेंगे तो व्यवस्था जो है विफल हो जाएगी, और इसीलिए इसने किसी प्रकार की कोई नई व्यवस्था, नई नियम, नई नीति लागू नहीं किया। अब हम इसकी चर्चा अब अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।